हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला टॉपिक है यस4सी डैशबोर्ड। भारत की साइबर सुरक्षा को नई धार मिलती है यस4सी से। यस4सी के गठन की बात करते हैं तो इसको आई4सी के अंतर्गत इसको संगठित किया गया है। आई4सी का क्या मतलब है? आई4सी का मतलब है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। आई4सी ने यस4सी को जन्म दिया है। यस4सी में आई को हटाकर यस लगा लीजिए, स्ट्रेटजिक इसको जोड़ लीजिए, यानी कि गृह मंत्रालय ने एक स्ट्रेटजिक यानी कि रणनीतिक साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत जिस तरह हम इंडियन साइबर जो हमारा अपराध नियंत्रण केंद्र था, इसके माध्यम से हम भारत में हो रही साइबर अपराधों को नियंत्रित किया करते थे, भारत में हो रहे साइबर ठगों के प्रति कार्रवाई किया करते थे। जबकि अब हम जो स्ट्रेटजिक साइबर सुरक्षा केंद्र बना रहे हैं, उसके माध्यम से हम अपने आसपास के मित्र राष्ट्रों के साथ सहयोग स्थापित करेंगे और उनसे भी रियल टाइम डाटा को साझा करेंगे। क्योंकि मैक्सिमम जो स्पैम होते हैं वो फॉरेन कंट्री, जैसे आपके मोबाइल पे जब स्पैम आता होगा तो आप मैक्सिमम टाइम में देखते होंगे +91 की जगह कुछ और नंबर से जो उसका कंट्री कोड होता है कुछ और लिखा हुआ होता है। हालांकि ये प्रॉक्सी रूप से इंडिया में बैठे बैठे भी किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि लोग किसी जो कोई एक कंट्री है उसके कानूनी क्षेत्र से बाहर जाकर एक ऐसा कार्य का जनरली करते हैं ताकि वहाँ की सुरक्षा एजेंसियाँ उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकें। इसलिए क्षेत्रीय तौर पर क्षेत्रीय रणनीति बनाई गई है कि अगर आपकी कंट्री में बैठा कोई व्यक्ति हमारे साथ किसी तरह के साइबर ठगी का कार्य करने का प्रयास करता है तो हम उसका डाटा आप तक पहुंचाएंगे, और अगर हमारे साथ कोई ऐसा करता है तो आप उसका डाटा हम तक रियल टाइम में पहुंचाएं। इसके लिए इस S4C का गठन किया गया है। आपके लिए महत्वपूर्ण, आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है, किस मंत्रालय के अंतर्गत गठित किया गया है, संगठित किया गया है, तो गृह मंत्रालय का इनिशिएटिव है। आई4सी के अंतर्गत ही S4C को संगठित किया गया है। अगला टॉपिक है भारत ब्राजील ग्लोबल साउथ की नई साझेदारी। दोनों राष्ट्रों के मध्य एक नया MOU हस्ताक्षरित होता है। MOU का मतलब आपको पता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस MOU के माध्यम से दोनों राष्ट्रों के बीच एक समझौता होता है। दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और ब्राजीलियाई राष्ट्रपति की मेजबानी में समझौता हस्ताक्षरित होता है, जिसमें इन दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उत्पादों के विनिमय में सहयोग हेतु ये MOU हस्ताक्षरित किया है। आपको बताएं कि भारत जो है पूरी दुनिया का फार्मासिस्ट है, पूरी दुनिया की फार्मासिस्ट की दुकान भारत को कहा जाता है, क्योंकि हम जेनरिक दवाइयों में बहुत आगे हैं। एक लंबी छलांग ले रखी है हमने जेनरिक दवाइयों के उत्पादन में। जबकि जब हम बात ब्राज़ील की करते हैं तो ब्राज़ील चिकित्सीय उपकरणों का एक बड़ा बाजार बनकर उभर रहा है। यानी कि हमारे पास दवाइयाँ हैं, उनके पास चिकित्सीय उपकरण हैं, तो ज़रूरत है कि अगर हम दोनों एक साथ मिलकर एक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की एक नई चैन डेवलप करते हैं तो हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे। चाइना भी इस क्षेत्र में बहुत अग्रणी है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए, साथ ही ग्लोबल साउथ का एक बड़ा नेता बनने के लिए भारत ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एम्ब्रॉर महिंद्रा रक्षा MRO समझौता। एम्ब्रॉर एक कंपनी है ब्राज़ील की, ये कंपनी ब्राज़ील की है और इसने महिंद्रा के साथ एक समझौता किया है। पहले आपको बता दें कि ये जो एम्ब्रॉर कंपनी है, भारत के लिए नहीं, अभी ये बनाती है एक विमान है जिसका नाम है C-390 मिलीनियम सैन्य परिवहन विमान। ये जो C-390 विमान है ये सैन्य परिवहन विमान है, यानी सैन्य उपकरण, रसद जो होते हैं, गोला बारूद होते हैं, तोप, छोटी मोटी जो तोप होती हैं, या सैनिकों का कोई जत्था होता है, या पूरी की पूरी बटालियन जब इधर से उधर करनी होती है तो इस तरह के प्लेन की, ग्लोब मास्टर के बारे में आपने सुन रखा है, हमें ज़रूरत होती है। तो ब्राज़ील की ये कंपनी एम्ब्रायर है, वो ये प्लेन बनाती है। भारत की महिंद्रा कंपनी, भारत को इस प्लेन की सख्त ज़रूरत है, भारत इनके साथ डीलिंग में लगा हुआ है, और महिंद्रा ने एम्ब्रार के साथ एक समझौता कर लिया है कि इसके कुछ हिस्से हम भी बनाएंगे, इसमें कुछ हमारा भी सहयोग होना चाहिए। इसी क्रम में भारत और ब्राज़ील का ये सहयोग भारत को मेक इन इंडिया में भी सक्षम बनाता है। अब इस प्लेन का रख रखाव, मरम्मत भारत में ही हो सकेगी। भारत में एक केंद्र स्थापित करने जा रहा है एम्ब्रॉर इसके लिए। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप ये पहल है। साथ ही सैन्य विमान की परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी और भारत को आसानी से उसके कल पुर्जे मिल सकेंगे, और उनके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग का भी स्कोप बनता है। आपको पता है कि जनरली जो कंट्रीज़ होती हैं वो आपके यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं लगाती हैं? आपके यहाँ फैक्ट्री इसलिए नहीं लगाती हैं क्योंकि उनको शक होता है कि कहीं आप रिवर्स इंजीनियरिंग न कर लें। ऐसा आपने देखा होगा अभी कुछ महीनों पहले
अमेरिका का एक F-35 बेंगलोर में खड़ा हुआ था, बहुत दिन तक खड़ा रहा और उन्होंने उसको लगातार अपनी हमारे शेड में, हमने उनको ऑफ़र किया कि आप हमारे शेड में रख सकते हैं इस विमान को, तो उन्होंने अलाउ नहीं किया, कहा नहीं नहीं उसे बाहर ही रहने दो, इसका जो भी खर्च आता है हम आपको उसका वहन कर देंगे। क्योंकि जो स्ट्रिप होती हैं, जो जिन पे प्लेन उड़ा करते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं। क्योंकि अगर कोई स्ट्रिप पे कोई प्लेन खड़ा हुआ है तो वहाँ से जो मूवमेंट है दूसरी अन्य प्लेनों का वो नहीं हो पाएगा। ऐसे में ट्रैफिक आपका बाधित होगा, ट्रैफिक आपका बाधित होगा तो आपके कम प्लेन उड़ पाएंगे, कम प्लेन उड़ पाएंगे तो आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाएगा। तो अमेरिका से जब हमने ये बात रखी कि आपका ये प्लेन हमारे ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे रेवेन्यू सिस्टम को प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहा है ये, तो अमेरिका ने ये कहा कि आप इस प्लेन को वहीं रहने दीजिए, उसका जो खर्च है, उसका जो किराया बनता है वो आप हमसे ले लीजिए। इस किस चीज़ का डर था अमेरिका को? तो अमेरिका को डर था रिवर्स इंजीनियरिंग का, कि कहीं भारत अपने शैडो के अंदर ले जाकर इस विमान के साथ कोई रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके बारे में विशेष जानकारी संग्रहित न कर ले, इकट्ठा न कर ले। इसलिए ऐसा किया जाता है। तो अब भारत के पास, भारत के अपने क्षेत्र में एम्ब्रॉर और महिंद्रा के बीच एक समझौता होगा जिसके माध्यम से इस जहाज़ के कुछ मरम्मत के हिस्से, कुछ कल पुर्जे भी डेवलप किए जाएंगे, जो निश्चित रूप से मेक इन इंडिया पहल को समर्थित करता है। रूस यूक्रेन युद्ध के 4 वर्ष और भारत का रुख की बात करते हैं। 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब रूस और यूक्रेन, एक यूक्रेनी विरासत कोष का गठन युद्धग्रस्त क्षेत्र में सांस्कृतिक संरक्षण के लिए किया जा रहा है। ये जो स्थिति यूक्रेन की बनी हुई है, इसमें इस बदलाव के क्रम में भारत ने भी अपना रुख स्पष्ट किया। आज क्या स्पष्ट किया? भारत तो हमेशा से अपना रुख स्पष्ट करके रखा है। दोनों राष्ट्रों के साथ उसने एक संयमित मार्ग पर चलने का काम किया है, यानी कि दोनों के बीच एक सकरा तार है जिसके ऊपर भारत बहुत बारीकी से चल रहा है। उसने जहां रूस के साथ तेल खरीदना बंद नहीं किया, यानी एक तरह से आप इसे तो कह ही सकते हैं ना कि अगर संकट के समय में आपके शत्रु को आपसे कुछ धन प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब ये समझिए कि संकट के समय अगर हमारे शत्रु को किसी अन्य राष्ट्र से कोई सहायता प्राप्त हो रही है, सहायता किसी भी रूप में हो सकती है, केवल डायरेक्ट सहायता की बात नहीं हो रही है, इनडायरेक्ट वे में भी अगर कोई सहायता प्राप्त हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका कॉन्फ्लिक्ट हमसे भी तो क्रिएट हो रहा है ना। तो भारत ने क्या किया? भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता है, जबकि यूक्रेन को सांस्कृतिक और मानवीय सहायता भेजना बंद नहीं करता है। अंतर समझिए दोनों को, किस तरह से भारत ने दोनों के बीच एक बारीक रेखा पर अपना स्थान को बनाकर रखा है। इसी क्रम में ये जो एक फंड नया बना है, यूक्रेनी विरासत कोष का गठन होता है युद्धग्रस्त क्षेत्र में सांस्कृतिक संरक्षण के लिए। साथ ही विरासत संरक्षण में सक्रिय भागीदारी भारत की भूमिका रही है, हम आपको बता ही चुके हैं। साथ ही रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखते हुए मानवीय सहायता पर बल देने का मोटिव रखता है भारत देश। हमारी विदेश नीति ने महत्वपूर्ण और बड़ा बेहतरीन कार्य किया है रूस और यूक्रेन के संघर्ष के बीच। आंध्र प्रदेश विधानसभा 2 ऐतिहासिक विधेयक आए हैं। इन विधेयकों की चर्चा में जो पहला विधेयक है वो है कारागार सुरक्षा विधेयक। कैदियों के लिए शिक्षा और पुनर्वास के अवसर बढ़ाने हेतु कारागार और सुधारात्मक सेवा संशोधन विधेयक पारित किया गया है। यह दंडात्मक न्याय में सुधारात्मक न्याय की भूमिका को रेखांकित करता है, यानी कि दंड देने के बजाय हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सुधारें, जिनसे गलती हुई है उनको मोटिवेट करें, उनको इस स्तर तक ले आएँ कि उनको अपनी गलती का एहसास हो और वो सुधार की दिशा में, समाज में सुधार की दिशा को आगे बढ़ें। इसी क्रम में जो दूसरा विधेयक है वो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है सिंचाई प्रबंधन संशोधन विधेयक। ये जो सिंचाई प्रबंधन संशोधन विधेयक है, इसमें एक पेपर में एक इसके बारे में टर्म लिखा हुआ था कि सिंचाई प्रबंधन संशोधन विधेयक में एक नई टर्मिनोलॉजी ऐड की गई है, जिसके माध्यम से 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। तो अपने आप में बड़ा अटपटा सा लगता है कि सिंचाई प्रबंधन संशोधन अधिनियम में किस तरह का बदलाव है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर यूपीएससी को प्रश्न बनाना हो तो वो इसी तरह की चीज़ों को, ताकि जो जनरल सेंस से लोग सोचते हैं उनको सोचने पे ही मजबूर कर दे कि कैसे सिंचाई का क्या वास्ता है किसी के बच्चों से या उसके चुनाव लड़ने से। तो ये जो आप फैक्ट देख पा रहे हैं, इसके पहले राजस्थान ने भी इस प्रक्रिया को अपनाया है। राजस्थान में भी इसके पहले राजस्थान में एक विधेयक, संशोधन विधेयक आ चुका है जिसमें यही व्यवस्था थी कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुआ करते थे उसमें अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हैं तो आप स्थानीय चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। इसी तरह ये वाटर बॉडी, सिंचाई प्रबंधन संशोधन विधेयक में एक वाटर बॉडी होती है, उसका भी चुनाव होता है। उसके चुनाव में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हैं।
आंध्र प्रदेश ने, इसके पहले राजस्थान ऐसा कर चुका है, आंध्र प्रदेश ने भी एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है जो निश्चित रूप से स्वागत के योग्य है। उसने भी ऐसा प्रयास किया है, भारत की मतलब आंध्र प्रदेश की जो नई जनसंख्या नीति है उसके माध्यम से राज्य की नई जनसंख्या नीति के अनुरूप पुरानी प्रतिबंध व्यवस्था में संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम सुनवाई पोर्टल, दिल्ली में नई पहल। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर ने नागरिक केंद्रित डिजिटल पहल के अंतर्गत, ताकि नागरिक केंद्रित डिजिटल पहल का क्या मतलब है, एक ऐसी डिजिटल टेक्नोलॉजी, एक ऐसी डिजिटल पहल जिसके केंद्र में नागरिक हों, यानी हम और आप हों। खासकर ये ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए समर्थित नई पहल है। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? आपके लिए यही महत्वपूर्ण है कि नागरिक केंद्रित डिजिटल पहल या सीएम जन सुनवाई पोर्टल में दिल्ली में पारदर्शी शासन के अंतर्गत नागरिक केंद्रित डिजिटल पहल, किस राज्य ने नागरिक केंद्रित डिजिटल पहल को लागू किया है ईडब्ल्यूएस के लिए, तो वो राज्य दिल्ली है। यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या किया गया है इसमें, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए समर्पित पोर्टल निर्धारित किया गया है। शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। डिजिटल माध्यम से त्वरित समाधान प्रस्तुत करने का उद्देश्य ये पोर्टल रखता है। यानी कि अगर ईडब्ल्यूएस वर्ग को कोई समस्या आती है, उनको अपने बेनिफिट्स में, जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं या सरकार द्वारा निर्धारित है, अगर उनको पाने में कोई समस्या आती है तो इस पोर्टल के माध्यम से वो सुनियोजित तरीके से आसानी से अपना हल प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल किसान किताब, छत्तीसगढ़ की कृषि क्रांति। छत्तीसगढ़ की कृषि क्रांति में डिजिटल किसान किताब को लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने डिजिटल किसान किताब लॉन्च की है। किसानों की भूमि रिकॉर्ड, फसल डेटा और सरकारी योजनाओं तक एक ही प्लेटफॉर्म पर आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह डिजिटल किसान किताब लॉन्च की गई है। आपके लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण होता है, तो ये किस राज्य ने डिजिटल किसान किताब को लॉन्च किया है। अगर एक दिवसीय परीक्षाओं में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये इस तरह के प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ ने ऐसा किया है। छत्तीसगढ़ ही है ना भाई, छत्तीसगढ़ ने ही ऐसा किया है। आरबीआई का भुवनेश्वर डेटा सेंटर, एक नया किला बनाया है वित्तीय सुरक्षा के लिए आरबीआई ने। आरबीआई का ये दूसरा डेटा सेंटर है जो भुवनेश्वर में बन रहा है। तो ये यही पॉइंट जो आपकी एक दिवसीय परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आरबीआई का ये जो डाटा सेंटर बन रहा है वो कहाँ बन रहा है। तो पहला प्रश्न तो ये कि भुवनेश्वर में बन रहा है। दूसरा प्रश्न ये कि ये कौन से नंबर का है, तो ये दूसरे नंबर का है। जो आरबीआई का पहला डेटा सेंटर है वो नागपुर महाराष्ट्र में बना हुआ है। बहुत सीधी सी बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छे डेटा सेंटर क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया जा रहा है, तो आरबीआई को ऐसा महसूस होता है कि हमारा डेटा किसी अन्य राष्ट्र के सर्वर पर, यानी किसी भारत देश की सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हमें एक बड़े मजबूत किले की आवश्यकता है, यानी कि डाटा सुरक्षा केंद्र की आवश्यकता है, जिसके लिए हमने एक नया लोकेशन चूज़ किया और हम वहाँ पर अपने इस सेंटर को स्टेबलाइज कर रहे हैं। इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे कुछ भौतिक घटना होती है जिससे कोई फिजिकल डैमेज आता है। इस स्थिति में आपके पास एक इमरजेंसी बैकअप सिस्टम भी होना चाहिए, वो उसी का कार्य करेगा ये आरबीआई का भुवनेश्वर डेटा सेंटर। आरबीआई का दूसरा अत्याधुनिक डेटा सेंटर ओडिशा के भुवनेश्वर में लॉन्च। वित्तीय प्रणाली की डिजिटल सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी इस डेटा सेंटर के माध्यम से। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको सिटी को स्पेसिफिक रूप से याद करिएगा कि नया जो डेटा सेंटर है वो कहाँ खोला गया है, तो आरबीआई का डेटा सेंटर है जिसे भुवनेश्वर में खोला जा रहा है। ठीक है। प्रोग्रामेबल ई रूपी, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। एक तरह का डिजिटल क्रांति की दिशा में एक नई महत्वपूर्ण खोज सामने आ रही है। आप अब तक जब कुछ बच्चे होंगे जो शायद 2005 के बाद के जो बच्चे होंगे, वो जब अपने स्कूल में जाते होंगे, हम जब छोटे बच्चों के साथ स्कूल जाते हैं तो हमें वहाँ पर टीचर्स जो होते हैं, खासकर जो कैथोलिक स्कूल हैं उनमें टीचर्स जो मेला आयोजित करते हैं, फेस्ट आयोजित करते हैं, उसमें कुछ कूपन्स देते हैं और उन कूपन्स पर उनकी वैल्यू, उनकी फेस वैल्यू लिखी होती है। पहले वो पैसा ले लेते हैं, फ्री में नहीं देते हैं, उसका वो हमसे धन ले लेते हैं, उसके बदले में हमें वो कूपन देते हैं। उस कूपन पे फेस वैल्यू लिखी होती है। इवन उन कूपन्स पे कई बार मैंने देखा है कि ये भी लिखा होता है कि इसको आप केवल झूले पे खर्च कर सकते हैं, या आप इसको केवल चाइनीज स्टॉल पे खर्च कर सकते हैं, या आप इसको केवल गेम कोई प्ले पे ही खर्च कर सकते हैं। यानी कि आपके पैसे को बांट दिया गया, आपके पैसे को एक स्पेसिफिक वे से खर्च करने के लिए मजबूर कर दिया गया कि अगर खर्च करना है तो यही रास्ता है, इसी रास्ते से आप खर्च कर सकते हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि आज
फेस्ट खत्म होने के बाद इसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे 2016 में हमारे पीएम आते हैं रात 8 बजे और कहते हैं कि आज से सारी डिजिटल मुद्रा जो 500 और 1000 रुपये के नोट हैं, टेंडर हैं, लीगल टेंडर हैं, वो इलीगल हो गए हैं, यानी कि अवैध हो गए हैं। वैसे ही वो भी कह देते हैं कि आज शाम को जब फेस्ट ख़त्म होता है तो इस पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं होगी। अच्छा, ये तो मैंने सरकाज़्म में बोला, अब आपको बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसके साथ कुछ समस्याएं भी अपने आप में जन्म देता है। उन समस्याओं पे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। इस तरह के टॉपिक आपके इंटरव्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही आपके मेंस की आंसर राइटिंग में अगर आप डायमेंशंस खोलते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। प्रोग्रामेबल ई रूपी की बात करते हैं तो इन्हें इस हिसाब से आरबीआई प्रोग्राम करेगा कि सरकार अगर किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में पैसा खर्च करवाना चाहती है किसी से, तो वो उनको बताएगी कि ये पैसा प्रोग्रामेबल पैसा आप ले लो। जैसे हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करते हैं, डीबीटी करते हैं, सरकार हमारी डीबीटी करती है हमारे खातों में। तो अच्छा, आपको पहले जो आज के अखबार में था पहले उससे समझा देते हैं, फिर उदाहरणों के साथ जोड़ते हैं। पीडीएस में डिजिटल कंट्री पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, यानी कि जो हम अनाज पाते हैं, जो हम जाके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कुछ अनाज ले पाते हैं, कुछ जो ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत होती है अनाज की, वो जब लेने जाते हैं तो कई बार ऐसा समझ में आता है कि सरकार ने जो व्यवस्था बना रखी है उसमें कुछ भ्रम पैदा हो गया है, उसमें कुछ खामी है। तो अब सबको पीडीएस के अकॉर्डिंग पैसा दे दिया जाएगा कि ये लो, पीडीएस के लिए तुम इतना पैसा रख लो। कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर सरकार अभी अपने सोर्सेज, मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक जगह ऐसी हैं जहाँ पर सरकार अभी अपने उन अन्न के ट्रॉली को या उस जगहों उन चीज़ों को अभी तक नहीं पहुँचा पाई है। तो उन लोगों को पैसा देते हैं, सरकार पैसा देती है पीडीएस के बदले में कि आप जाके अन्न खरीद लीजिए। तो अब सरकार जो वो पैसा देती है तो उस पैसे का प्रयोग किसी अन्य क्षेत्र में होता है। पता चला घर के जो बड़े लोग हैं, यानी मैं मेरे कहने का मतलब है पितृसत्ता से, कि आदिवासी समुदाय में कई जगह ऐसी खबरें आती हैं कि लोगों ने पैसे को ले रख लिया और उससे शराब जैसी कुछ नशीली वस्तुओं का सेवन करने लग गए हैं। जिस सरकार ने जिस उद्देश्य से पैसा प्रोवाइड किया था वो उद्देश्य फुलफिल होता हुआ नहीं दिखता है। इस क्रम में प्रोग्रामेबल ई रुपये की चर्चा आती है कि प्रोग्रामेबल ऐसे रुपीज़ को चार्ज बनाया जाएगा, प्रोग्राम किया जाएगा उनको कि उनका खर्च स्पेसिफिक एरिया में ही हो सकता है। यानी आप इस पैसे को लेकर उस दुकान पर, स्पेसिफिक दुकान पर जो इस पैसे को लेने के लिए ऑथराइज्ड है, उसको ये पैसा देंगे और उससे सामान खरीद सकते हैं। केवल वही व्यक्ति बाद में जाकर पैसे को भुना सकता है। ठीक है, इसे आप एक चेक की तरह मान सकते हैं, एक लीगल चेक की तरह मान सकते हैं कि उस व्यक्ति ने अगर आपको दे दिया तो आप उसे ले जाके भुना सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे बहुत सारे हैं कि सरकार ने जिस उद्देश्य से पैसा दिया था, अगर खाद खरीदने के लिए पैसा दिया था तो आपको उस पैसे से खाद ही खरीदनी होगी। अच्छा, अब क्यों अभी तक हम सरकार की बात कर रहे थे, अब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। प्राइवेट सेक्टर ने भी इस योजना का पहले ही भी काफ़ी प्रयोग कर रखा है। अभी प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको उनका यात्रा खर्च दिया जाता है। रेस्टोरेंट्स या होटल में, रेस्टोरेंट्स में खाने के लिए उनको खर्च दिया जाता है, होटल में रुकने के लिए उन्हें खर्च दिया जाता है। ऐसा कई बार होता है कि वो पैसे को बचा लेते हैं, उसके बदले में वो कहीं अपनी दूसरी जगह स्टे कर लेते हैं और उस पैसे को बचाकर दूसरी जगह उपयोग करते हैं। तो इस तरह के प्रोग्रामेबल ई रुपये का प्रयोग करने से उन चीज़ों पर भी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। अर्थात अगर आपको रेस्टोरेंट में खाने के लिए कूपन मिला है तो आप उसका प्रयोग रेस्टोरेंट में ही कर पाएंगे, जबकि अगर आपको ठहरने के लिए वो कूपन मिला हुआ तो आप उसका प्रयोग केवल ठहरने के लिए ही कर पाएंगे। उसकी एक समय सीमा भी होगी, अगर उस समय सीमा के अंदर आप नहीं करते हैं तो वो लैप्स हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई प्रो की बात। अब कॉन्स की बात करते हैं तो आपको बताएं कि ये जो व्यवस्था है अब इसमें एक नई चोरी स्टार्ट होगी। उसमें नई चोरी क्या स्टार्ट होगी कि अगर मैं ऑथराइज्ड हूँ इस तरह के पैसे को लेने के लिए तो आप मेरे पास आओगे, कहोगे भैया ऐसा है, मेरे को नहीं चाहिए चावल, मेरे को नहीं चाहिए दाल, आपसे मेरा ये पैसा ले लो, 500 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, तुम मुझे 250 रुपये दे दो, 250 रुपये तुम रख लो। मैं भी खुश, मैंने उस 500 रुपये के कूपन को लिया, 250 रुपये मैं उस बंदे को दूंगा और बाकी 500 रुपये ले जाकर सरकार से भुना कर पूरा पैसा अपने पास रख लूँगा। ये इसके कॉन्स हैं, इन पर आप मंथन करिएगा, चिंतन करिएगा। ये विषय आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, आपकी चिंतन शक्ति को बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में सटीक कार्बन मापन, एक गोल्डन एग्री रिसोर्सेज और आर्केडिया टेक्नोलॉजी ने मिलकर दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय वनों में सटीक कार्बन मापन तकनीक विकसित की है, जिसके माध्यम से कार्बन मापन किया जा सकेगा।
जलवायु परिवर्तन शासन में जलवायु परिवर्तन शमन में डेटा अंतराल को समझा जा सकेगा। वन कार्बन क्रेडिट की विश्वसनीयता में सुधार किया जा सकेगा। वैश्विक जलवायु नीति की डेटा आधारित आधार पर वैश्विक जलवायु नीति को डेटा के आधार पर सुनिश्चित किया जा सकेगा। निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो आपके लिए महत्वपूर्ण है इस साउथ ईस्ट एशिया में सटीक कार्बन मापन के लिए किन कंपनियों ने ये इनिशिएटिव लिया है, किन एजेंसीज ने इनिशिएटिव लिया है। तो वो है गोल्डन एग्री रिसोर्सेज और आर्केडिया टेक्नोलॉजी ने मिलकर ये इनिशिएटिव प्रारंभ किया है। वसई कैथेड्रल यूनेस्को का सम्मान। वसई कैथेड्रल कहाँ पे है? ये आपके परीक्षा, अगर वनडे परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वसई कैथेड्रल 475 वर्ष पुराने आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है सांस्कृतिक विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए। कहाँ स्थित है ये? नाम से स्पष्ट है, महाराष्ट्र का एक स्थान है वसई, वहीं पे ये चर्च स्थित है जिसको यूनेस्को ने सम्मान दिया है। और आज का आखिरी टॉपिक है हिडन इन प्लेन साइट, मिट्टी की अनकही कहानी। मैप बेंगलुरु में आयोजित हिडन इन प्लेन साइट प्रदर्शनी ने दक्षिण एशिया में मिट्टी की मूर्तिकला के समृद्ध इतिहास को केंद्र में लाया है। प्राचीन भारतीय शिल्पकला के ऐतिहासिक संदर्भों का दस्तावेजीकरण करना, अनदेखी विरासत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाना, साथ ही कला, इतिहास और पुरातत्व का समन्वय स्थापित करना इसका उद्देश्य है। आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? आपके लिए महत्वपूर्ण है हिडन इन प्लेन, यानी मिट्टी की जो अनकही कहानी है वो कहाँ पर ये प्रदर्शनी की गई? तो मैप बेंगलुरु में आयोजित ये हिडन इन प्लेन साइट प्रदर्शनी ने दक्षिण एशिया में मिट्टी की मूर्तिकला की समृद्ध विरासत को प्रस्तुत किया। इसी के साथ आज के सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।